नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रशासनिक गुरुकुल की गुरु श्रृंखला में, जो कि यूपी पीसीएस 2023 की प्रारंभिक परीक्षा जो 14 मई को होने वाली है उसके लिए सबसे ज्यादा संभावित प्रश्न आपके लिए लेकर आती है। आज हम फिर हाजिर हैं अपने 15 प्रश्नों के साथ में। आइए देखते हैं क्या है हमारा आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है बाघ गणना 2022। तो प्रोजेक्ट टाइगर 1972 में शुरू हुआ था, इसके 50 वर्ष पूरे हुए हैं। और प्रोजेक्ट एलिफेंट आपका 1992 में शुरू हुआ था, इसके 30 वर्ष पूरे हुए हैं। इन दोनों के फंड का विलय भी कर दिया गया है। तो इसी संबंधित अभी प्रश्न यहाँ पे बाघ से संबंधित आ सकता है। तो बाघ गणना अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जारी की गई। इसके बारे में सत्य कथनों का चुनाव आपको करना है। पहला कथन है देश में बाघों की संख्या 3167 पहुंच गई है। तो 3167 है बाघों की संख्या वर्तमान में। 2022 में 2018 में थी 2967। तो 3000 क्रॉस कर चुकी है, ये सही बात है, पहला कथन सही है। दूसरा, मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या सर्वाधिक, यानी राज्यों में पूछा जाए कि किस राज्य में सर्वाधिक बाघ हैं तो वो होगा आपका मध्य प्रदेश। तीसरा कथन है आपका भारत विश्व के कुल बाघों के 70% का प्रतिनिधित्व करता है। यह भी सही है, यानी ये जो है टोटल का 70% है, यानी विश्व में जितने भी बाघ पाए जाते हैं उसके 70% यानी लगभग 3167 बाघ भारत में पाए जाते हैं। तो भारत में बाघों की बड़ी संख्या है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 1, 2 और 3। इसके साथ ही यहाँ पे IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस भी शुरू किया गया है, जिसमें बाघ और बिल्ली से संबंधित 7 बड़ी प्रजातियों को शामिल किया गया है, उनके संरक्षण के लिए, उनके शिकार से रोके जाने के लिए और इसके अलावा उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए। यह भी ध्यान रखना है, IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। अगला प्रश्न आपका विश्व का पहला, देखिए वर्ल्ड का पहला है, यूपी का पहला है और इंडिया का पहला, तीनों कुछ भी पूछा जा सकता है आपको, वर्ल्ड का, यूपी का, इंडिया का। जटायु एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र, ये कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में इसको स्थापित किया गया है। यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एनवायरमेंट से रिलेट करके। एशियन किंग वल्चर यानी एशियाई किंग गिद्ध जो है, और इसका जो IUCN की लाल सूची होती है, रेड लिस्ट, उसमें जो इसका कंजर्वेशन स्टेटस है वो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ये IUCN के अकॉर्डिंग, ठीक है। और ये विश्व का पहला खोला जा रहा है उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में। जिला भी पूछा जाएगा तो याद रखिएगा महाराजगंज। अगला प्रश्न, समाचारों में चर्चित जूस मिशन JUICE के संदर्भ में सत्य कथन चुनना है। तो जूस का क्या मतलब है? जुपिटर आइसी मून्स एक्सप्लोरर, यानी बृहस्पति के वह चंद्रमा जहां पे बर्फ की ज्यादा संभावनाएं हैं, जमे हुए हैं अत्यंत निम्नतम ताप के कारण, उनके लिए ये इन्वेस्टिगेशन करेगा। और क्या कथन दिया है? यह यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है। तो ये सही है, ESA का ये मिशन है और इसके लक्ष्यों का प्रमुख क्षेत्र बृहस्पति की उपग्रह प्रणाली है। बृहस्पति की उपग्रह प्रणाली में वो उन सभी उपग्रहों का अध्ययन करेगा जो कि प्राकृतिक रूप से जमी हुई अवस्था में हैं। और ये अप्रैल 2023 में जो है ये लॉन्च किया गया है और ये पहला यूरोपीय मिशन है जो जुपिटर को फोकस कर रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, 1 और 2 दोनों कथन यहाँ पे सही होंगे। अगला प्रश्न, भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के संदर्भ में निम्न संस्थानों की भूमिका और दायित्वों का निर्धारण शामिल किया गया है। तो नई अंतरिक्ष नीति आई है, इसमें कई सारे बातें की गई हैं कि सारा बोझ इसरो के ऊपर ना डाला जाए, इसरो को केवल मिशंस को संचालित करने का काम दिया जाए, दूसरी चीजें संबंध करने दूसरे संस्थाओं के साथ में, जैसे कि निजी संस्थानों की भूमिका भी अब अंतरिक्ष क्षेत्र में बढ़ रही। तो उसके लिए अलग संस्थान होना चाहिए, उसके लिए अलग डेडिकेटेड नेटवर्क होना चाहिए। तो इसी को लेकर के अंतरिक्ष नीति में नए प्रावधान शामिल किए गए हैं और यहाँ पे जो अलग अलग निर्धारण शामिल किया गया है, तो 3 संस्थानों की भूमिका यहाँ पे बनाई गई है। पहला संस्थान है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, यानी जो केवल मिशंस को भेजेगा। दूसरा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और तीसरा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र। ये जरूर इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जा सकता है क्योंकि जितने भी निजी संस्थान होंगे उनके साथ में जो भूमिका ये निभाएगा, यानी इसरो और गैर सरकारी संस्थानों के बीच मध्यस्थ का जो काम करेगा वो ये करेगा, निजी क्षेत्र की भूमिका भी बढ़ाने का काम इन स्पेस करेगा। तो एक प्रश्न ये अलग से भी पूछा जा सकता है आपसे। और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ये सरकारी संस्थान की तरीके से काम करेगा। तो ये तीनों संस्थानों को भारतीय अंतरिक्ष नीति में शामिल किया गया है। तो सही हो जाएगा 1, 2 और 3। अगला प्रश्न, हाल ही में समाचारों में चर्चित जेनेसिस मार्केट का संबंध किससे है? तो जितने भी साइबर अपराध होते हैं उसमें बहुत सारे उपकरणों को हैक करके निजी डेटा चुरा लिया जाता है। तो निजी डेटा, ऐसे उपकरणों के लगभग 1 मिलियन उपकरणों का जो बाजार है वो जेनेसिस मार्केट कहलाता था, जहां पे प्राइवेसी संबंधित उपकरणों का डेटा बेचा जाता था। तो ये साइबर अपराध है एक प्रकार का, इस तरीके का डेटा चुराना या किसी का सिस्टम हैक कर लेना या किसी का उपकरण हैक करके डेटा बेचना। तो साइबर अपराध से संबंधित था जेनेसिस मार्केट, जहां पे इस डेटा का खरीद फरोख्त किया जाता था और इसको ऑपरेशन कुकी मॉन्स्टर
इसका नाम याद रखिएगा, ऑपरेशन कुकी मॉन्स्टर के द्वारा इसको बाजार को बंद करा दिया गया है, जिसमें कई देशों का सहयोग इसमें आप देख सकते हैं शामिल किया गया था, कई देशों की संस्थाएं इसमें शामिल थी और ये मार्केट अब बंद हो चुका है। किससे संबंधित है? साइबर अपराध से। अगला प्रश्न, हाल ही में स्टैंड अप इंडिया स्कीम को किस वर्ष तक विस्तार दिया गया है? तो स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो है ये कब शुरू हुई थी? 2016 में शुरू हुई थी, 2025 तक इसको विस्तार दिया गया है, यानी 2016 से लेकर 2022 तक जो 6 साल थे उसमें इसमें लगभग 30,000 करोड़ से ज्यादा का ऋण वितरित किया गया था। वर्ष 2023 को भी शामिल कर लें तो ये 40,000 करोड़ से ज्यादा का ऋण है। और इसमें अच्छी बात यह है कि 80% से ज्यादा ऋण केवल महिलाओं के लिए ही दिया गया है। और इसमें सबसे ज्यादा दिन 2 संस्थानों की भूमिका है, वो हैं आपके सिडबी और नाबार्ड। तो सिडबी ये और नाबार्ड इस संपर्क केंद्र के रूप में काम करते हैं और ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र, एमएसएमई विकास संस्थान, राज्य में SC ST विकास और वित्तीय निगम या उद्योग संघ है उसका संपर्क के लिए जिला उद्योग केंद्र, डिक्की, कौशल केंद्र और महिला उद्यमी संघ, इन सबके लिए संपर्क केंद्र के रूप में सिडबी और नाबार्ड इसमें काम करते हैं। और ये महत्वपूर्ण स्कीम आपकी है। महिलाओं के दृष्टिकोण से प्रश्न अगर बनेगा तो ये बनेगा कि किस वर्ष तक के लिए विस्तार दिया गया है? तो 2025 तक के लिए इसको विस्तार दिया गया है। अगला प्रश्न है वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक 2023 रिपोर्ट, यानी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण के बारे में जो रिपोर्ट है उसके बारे में सत्य कथनों का चुनाव करना है। वर्ल्ड एनर्जी ट्रांसमिशन आउटलुक 2023, तो 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो हमारा रास्ता है, पाथवे है, उसको कैसे तय किया जा सकता है, उसमें ऊर्जा की क्या भूमिका हो सकती है, इसको लेकर के यहाँ पे रिपोर्ट बताई गई है। तो यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी IRENA के द्वारा, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी IRENA के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। पहला कथन सही है। दूसरा, विश्व स्तर पर स्थापित बिजली उत्पादन का 40% नवीकरणीय स्रोतों से आता है। ये इस रिपोर्ट में निष्कर्ष दिया गया है कि धीरे धीरे ऊर्जा संक्रमण का दौर जो है वो पारंपरिक ईंधनों से नवीकरणीय ईंधनों की ओर बढ़ रहा है और ये वर्तमान में 40% है, जिसको हमें आगे ले जाकर के 60 से 70% तक ले जाना है, जिसमें सौर ऊर्जा के लिए किए गए विकल्प शामिल हैं, पवन ऊर्जा के लिए भी किए गए विकल्प शामिल हैं और हाल ही में जो हाइड्रोजन प्रौद्योगिकियां आ रही हैं उसके विकल्प भी इसमें शामिल किए गए हैं। तो 1 और 2 दोनों इसमें सही कथन होंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनी पहली उड़ान किस लड़ाकू वायुयान में की? तो किस लड़ाकू वायुयान से इन्होंने उड़ान भरी थी? राष्ट्रपति ने सुखोई 30, पूरा नाम है सुखोई 30 MKI। ये भारत का अग्रिम श्रेणी का लड़ाकू विमान है, चतुर्थ पीढ़ी का लड़ाकू विमान है और सबसे तीव्रतम लड़ाकू विमानों में से एक है। इसमें हाल ही में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने अपनी उड़ान भरी थी। अगला प्रश्न, हाल ही में समाचारों में चर्चित बायोलाइनक्स मॉडल का संबंध किससे है? तो बायोलाइनक्स मॉडल का संबंध ओपन सोर्स एक मॉडल है जिसमें जो भी क्षेत्रीय किसान है उनके पास में जो बीज हैं वो इसके माध्यम से अपने साझा कर सकते हैं, क्योंकि कई बार नवीन विकसित बीजों के अलावा देशी स्तर पे या क्षेत्रीय स्तर पे बहुत सारे ऐसे बीज होते हैं जिनका प्रयोग किसान करते हैं और उनसे अच्छी उपज प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे बीज कई बार विपरीत मौसम में भी अच्छी फसल दे देते हैं। तो इनके बारे में जानकारी का अभाव है, तो एक ऐसा ओपन सोर्स मॉडल बनाया जाए जहां पे ये लोग अपने बीज की जानकारी साझा कर सके ताकि उनके बारे में और ज्यादा रिसर्च हो, उनका और ज्यादा प्रसार किया जा सके और ऐसे बीजों की उत्पादकता बढ़े। इसके लिए ये बायोलाइनक्स मॉडल बनाया गया था, यानी किससे संबंधित है? बीजों और पौधों की किस्मों से संबंधित है। ओपन सोर्स मॉडल ये है, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे चंद्रमा की परिक्रमा करने वाली पहली महिला के रूप में घोषित किया गया है? अभी इन्होंने करी नहीं है, लेकिन जो एक नासा का मिशन है आर्टेमिस 2, ये चंद्रमा संबंधित मिशन है जो कि जाएगा और चंद्रमा की परिक्रमा कर करके वापस आएगा। तो उसमें जो क्रू मेंबर्स हैं उसमें इसको हेड करेंगी, उनका नाम है क्रिस्टीना कोच। तो क्रिस्टीना कोच इसको हेड कर रही हैं और लेडीज भी हैं, तो चंद्रमा की परिक्रमा करने वाली पहली महिला के रूप में इनको नामित किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि पहला और महिला इस तरीके कुछ भी होता है तो बहुत महत्वपूर्ण है और टेक में ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं यूपीपीसीएस में, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी के बहुत डीप नहीं जाता है, ऊपर ही फैक्चुअल क्वेश्चंस बनाता है यूपीपीसीएस। तो याद रखिएगा क्रिस्टीना कोच। अगला प्रश्न, हाल ही में ईस्टर द्वीप समूह, ये चर्चा में था क्योंकि पाषाणकालीन मानव मूर्ति मोई, इस तरीके की मूर्तियां मोई हाल ही में खोजी गई। तो ईस्टर द्वीप समूह किस महासागर में अवस्थित है? तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका दक्षिण अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका है। तो यहां से आपका लगभग अगर नॉर्थ और साउथ को हम डिवाइड करते हैं तो वो हो जाएगा, और अगर हम ईस्ट और वेस्ट को डिवाइड करेंगे तो ये आपका ईस्ट हो जाएगा, यानी पैसिफिक के साउथ ईस्ट में, यानी दक्षिण पूर्व प्रशांत महासागर में ये अवस्थित है आपका ईस्टर आइलैंड।
अगला प्रश्न आपका, विश्व स्वास्थ्य दिवस के संदर्भ में सत्य कथनों का चुनाव करना है। तो स्वास्थ्य दिवस हाल ही में मनाया गया था और हर वर्ष ये प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये कौन मनाता है? WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना हुई थी वो भी 7 अप्रैल को हुई थी, इसलिए ये दिवस मनाया जाता है। और वर्ष 2023 के लिए इस दिवस की थीम थी हेल्थ फॉर ऑल, या सभी के लिए स्वास्थ्य। ये सही है, वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल। तो याद रखिएगा, दिवस संबंधित प्रश्न आते हैं कई बार, तो दोनों कथन यहाँ पे सही है, सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स पत्रिका के द्वारा 37वीं वार्षिक विश्व बिलियनियर सूची 2023 के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? ध्यान दीजिएगा, एशिया का पूछा गया है, तो एशिया में भारत भी आता है, तो भारत के भी सबसे अमीर हो जाएंगे। तो एशिया और भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? मुकेश अंबानी हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, मुकेश अंबानी हैं। बाकी इसमें कोई कंफ्यूजिंग ऑप्शन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। रतन टाटा या अडानी या आधार पूनावाला जो वैक्सीन ड्राइव में रिलेटेड थे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के, तो उनको वो भी नहीं है, कोई भी नहीं, मुकेश अंबानी सबसे अमीर व्यक्ति हैं। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या है। तो हाल ही में कुछ पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा उनसे छीन लिया गया, जिसमें एनसीपी भी आपकी शामिल थी महाराष्ट्र की, और इसके अलावा कुछ आपकी पार्टियां जो थी उनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया गया, जैसे कि आम आदमी पार्टी। तो वर्तमान में देश में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। कितनी हैं? 6। तो ये संख्या एक तो याद रखिएगा, इसके अलावा नाम पूछ सकता है आपसे, तो याद रखिएगा आम आदमी पार्टी, इसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया 2023 में। इसके अलावा नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी, इसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया था जून 2019 में, स्थापना हुई थी 2013 में। भारतीय जनता पार्टी 1980 में इसकी स्थापना हुई थी और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला 1980 से 84 के बीच में, जब अलग अलग राज्यों में जीतना शुरू किया इसने। बहुजन समाज पार्टी 1984 में इसकी स्थापना हुई थी, 2004 से अभी राष्ट्रीय पार्टी बनी हुई है। ध्यान दीजिएगा, बहुजन समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में आजादी के पहले चली आ रही है और 1968 में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया चुनाव आयोग के अनुसार, और 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, ये 1984 से इसको स्थापना हुई थी और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा 1968 में जब कांग्रेस को दिया गया था तभी इसको भी दिया गया। तो ये वर्तमान में 6 राष्ट्रीय पार्टियां, इनके नाम जरूर याद रखिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण जो है इसमें, अगर यूपी के संदर्भ पूछेगा, यूपी की पार्टियां दे सकता है, 4 पार्टियां दे देगा आपको कि आप है, बीजेपी है, बीएसपी है और चौथा एसपी है। तो समाजवादी पार्टी नहीं होगा, ये तीनों आपकी राष्ट्रीय पार्टियां हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवेलियर डे ला लेगियन दी ऑनर 2023 में किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो किरण नाडार, इनको ये पुरस्कार दिया गया है और ये सबसे बड़ा फ्रांस का सिविलियन ऑनर है, नागरिक सम्मान है फ्रांस का सबसे बड़ा। और ये जो फ्रांस के एम्बेसडर हैं उन्होंने ये प्रदान किया किरण नादर जी को, और इनका क्या योगदान था कि आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ आर्ट एंड हर कमिटमेंट टू प्रोवाइडिंग ग्रेटर सक्सेस टू नेशनल एंड इंटरनेशनल कल्चर। यानी भारत और फ्रांस के संबंधों के बीच में कला संस्कृति के माध्यम से संबंधों की प्रगाढ़ता को आगे बढ़ाने का काम किया किरण नादार जी ने, इसलिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। कहाँ का है? फ्रांस का है। पुरस्कार का नाम शेवेलियर डे ला लेगियन डी ऑनर किसको दिया गया है? किरण नाडार को। तो ये थे आज के 15 प्रश्न अच्छे लगे हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों के साथ में, सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल प्रशासनिक गुरुकुल को, और बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए रेगुलर नोटिफिकेशंस के लिए। आज की वीडियो में जुड़ने के लिए हार्दिक धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए 15 प्रश्नों के साथ में।